नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने ऊष्मागतिकी पढ़ रहे हैं और ऊष्मागतिकी के भी अपने 4th यूनिट पढ़ रहे हैं। यूनिट का नाम है ऊष्मागतिकी संबंध। अब तक अपने इसके अंदर मैक्सवेल की समीकरणें व्युत्पन्न कर चुके हैं और इसके जो अनुप्रयोग है उन अनुप्रयोगों को भी अपने पढ़ चुके हैं। अब अपने यूनिट के लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और अपना टॉपिक है कि रुदोषम विचुंबकन द्वारा शीतलन। अपना टॉपिक है रुदोषम विचुंबकन द्वारा शीतलन। और इसके द्वारा अपने बहुत कम ताप का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। ठीक है, इसके द्वारा अपने क्या करते हैं, बहुत कम ताप जो है उसका उत्पादन कर सकते हैं। देखिए, अपने जूल थॉमसन प्रभाव पढ़ा था और जूल थॉमसन प्रभाव के द्वारा अपने लगभग गैसों को क्या कर सकते हैं, द्रवित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अपने हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, उन सब गैसों को अपने क्या कर सकते हैं, द्रवित कर सकते हैं। देखो, आपने उत्क्रमण ताप पढ़ा है, आपको पता है हाइड्रोजन वगैरह के लिए उत्क्रमण ताप जो -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और अपने कक्षीय ताप पर जूल थॉमसन प्रभाव इस पर लागू नहीं कर सकते, परंतु अपने जूल थॉमसन प्रभाव उस पर लागू कर सकते हैं अगर अपने ताप क्या कर दे, कम कर दे। -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाकर के अगर अपने क्या करें, जूल थॉमसन प्रभाव को लगाएं तो वहाँ भी अपने क्या कर सकते हैं, शीतलन कर सकते हैं। तो अपने जूल थॉमसन प्रभाव की अगर बात की जाए तो जूल थॉमसन प्रभाव से अपने क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा अपने 0.82 केल्विन ताप जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कितना, 0.82 केल्विन ताप प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा, जूल थॉमसन प्रभाव के द्वारा। और इसके द्वारा लगभग जो गैसें हैं उनको अपने क्या कर सकते हैं, द्रवित कर सकते हैं। परंतु अगर अपने इससे कम ताप चाहिए, इससे कम ताप चाहिए तो वहाँ कौन काम नहीं करता है, वहाँ जूल थॉमसन प्रभाव जो है वो काम नहीं करता है। तो डिबाई और गाउक नाम का जो वैज्ञानिक था, एक डिबाई था और दूसरा जो वैज्ञानिक था उसका नाम था गाउक। डिबाई और गाउक। डिबाई और गाउक नाम के वैज्ञानिक जो थे उन्होंने बताया कि किसी पदार्थ के, जैसे अणुचुंबकीय पदार्थ है, सिर्फ अणुचुंबकीय पदार्थ की बात करें, जो अणुचुंबकीय पदार्थ है इनको अगर अपने क्या किया जाए, रुदोषम विचुंबकन अगर इन पदार्थों का किया जाए तो इसके द्वारा अपने क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा अपने 0.82 केल्विन से कम ताप भी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यानी इसकी सहायता से 0.82 केल्विन जो ताप है इससे कम ताप भी अपने क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो किसने बताया था, ये डिबाई और गाउक नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था। और ये किसके लिए किया गया था, ये अणुचुंबकीय पदार्थों के लिए किया गया था। अणुचुंबकीय पदार्थों का क्या किया गया था, रुदोषम विचुंबकन किया गया था। देखो, इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो अपने पास में अणुचुंबकीय पदार्थ होता है, अणुचुंबकीय पदार्थ, सबसे पहले जो पदार्थ अपना है उसको किया जाता है चुंबकित। ठीक है, अपने जो लवण है उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले उसको चुंबकित किया जाता है। सबसे पहले उसको किया जाता है चुंबकित जब आप लोग करोगे तो उसके अंदर जो परमाणु या जो अणु है उन सब का क्या हो जाता है, उन सब का हो जाता है संरेखण। ठीक है, उन सब का क्या हो जाता है, संरेखण हो जाता है, जिससे ताप में क्या हो जाती है, जिससे ताप में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, शुरुआत में ताप जो है उसमें कमी नहीं आएगी, शुरुआत में ताप जो है उसमें क्या आती है, वृद्धि आती है। परंतु उसके बाद में क्या किया जाता है, उसके बाद में जो पदार्थ है उसको किया जाता है रुदोषम रूप से विचुंबकित। जिस पदार्थ को आपने क्या किया है, चुंबकित किया है, संरेखित किया है, ताप में वृद्धि की है, उसका किया जाता है विचुंबकन। उसका क्या करते हैं, विचुंबकन करते हैं। और विचुंबकन के द्वारा पदार्थ जो है उसके विचुंबकन के द्वारा क्या होता है, इस पदार्थ के ताप में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। पदार्थ जो है उसका ताप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी पहले आपने क्या किया, अणुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकन किया, चुंबकन करने से उसके परमाणु या अणु जो थे उनका क्या हो गया, संरेखण हो गया। उसके बाद में आपने क्या किया, उसका विचुंबकन किया। जैसे ही आपने विचुंबकन किया, ताप जो है, ताप में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। पहले ताप बढ़ रहा था, अब ताप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसे कहा जाता है ऊष्मीय चुंबकन।
उष्मीय चुंबकन प्रभाव। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है उष्मीय चुंबक उष्मीय प्रभाव। चुंबक उष्मीय प्रभाव कहा जाता है। इसे चुंबक उष्मीय प्रभाव, चुंबक उष्मीय प्रभाव, इसे क्या नाम दिया जाता है? इसे नाम दिया जाता है चुंबक उष्मीय प्रभाव। चुंबक उष्मीय प्रभाव से पूछा जाए कि क्या होता है, हालांकि ऐसा कोई नहीं पूछेगा कि चुंबक उष्मीय प्रभाव क्या होता है, फिर भी देख लीजिए कि जो चुंबक उष्मीय प्रभाव है क्या होता है। तो सबसे पहले अनुचुंबकीय पदार्थ जो है उसे क्या किया जाता है? चुंबकित किया जाता है। जब आप उसे चुंबकित करते हो तो उसके परमाणु या अणु जो है उनका क्या हो जाता है? संरेखण हो जाता है। संरेखण होने से उनके ताप में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो पहले ताप बढ़ाया जाता है, फिर जो पदार्थ है उसका क्या किया जाता है? रुद्धोष्म विचुंबकन किया जाता है। जैसे ही आप पदार्थ का रुद्धोष्म विचुंबकन करते हो तो ताप में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है चुंबक उष्मीय प्रभाव। ठीक है। इसके बाद में दो वैज्ञानिक और थे जिन्होंने क्या किया, एक का नाम तो था गाउक और दूसरे का नाम था डोगाल। गाउक और डोगाल, एक का नाम था गाउक और दूसरे का नाम था डोगाल। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने गैडोलियम सल्फेट जो होता है, इन्होंने गिडोलिनियम सल्फेट जो होता है, GdSO4 होता है, ये GdSO4 जो गैडोलियम सल्फेट है या जो GdSO4 है, ये जो पदार्थ है इसका अनुचुंबकीय क्या किया? अनुचुंबकीय पदार्थ जो है इसका क्या किया? रुद्धोष्म विचुंबकन किया। किसका? गैडोलियम सल्फेट या GdSO4 जो है इसका किया है इन्होंने रुद्धोष्म विचुंबकन। रुद्धोष्म विचुंबकन करके ताप जो है वो काफ़ी कम प्राप्त करने में इन्होंने सफलता प्राप्त की। और वो कितना कम किया? वो प्राप्त किया 0.25 केल्विन। 0.25 केल्विन तक ताप इन्होंने क्या किया? कम जो है वो प्राप्त कर लिया। इसके बाद में दो वैज्ञानिक और आए, एक का नाम था डी हास और दूसरे का नाम था वियर समा। एक का नाम था डी हास और दूसरे का नाम था वियर समा। डी हास और वियर समा। इन्होंने क्या किया? कुछ फिटकरियों को काम में लिया। जैसे अपने एग्जांपल ले सकते हैं इसके अंदर पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है। तो कुछ फिटकरियाँ जैसे पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है, इसको काम में लिया और इन सबको काम में लेने के बाद में इन्होंने ताप जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। कितना कम ताप प्राप्त कर लिया था इन्होंने प्राप्त कर लिया था 0.002 केल्विन। ठीक है। और इसके बाद में भी क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा चुंबकित करके परमाणु के नाभिक को और फिर क्या किया? इसे विचुंबकित किया और ताप जो है लगभग कितना प्राप्त कर लिया? 10⁻⁶ केल्विन प्राप्त कर लिया। ऐसा किसके द्वारा किया गया? ऐसा किया गया परमाणु का जो नाभिक है, परमाणु के नाभिक को शक्तिशाली चुंबक की सहायता से चुंबकित और विचुंबकित करके क्या किया? ताप जो है वो कम प्राप्त कर लिया। देखिए इस टॉपिक के बारे में आपको बता देता हूँ कि जब ये टॉपिक आए तो आपको इसकी कुछ एक थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये टॉपिक मान करके चलो कम से कम 5 नंबर का एग्जाम में आएगा। ठीक है। अगर ये एग्जाम में पूछा जाता है तो जो बड़े प्रश्न होते हैं उन बड़े प्रश्नों में इन्हें पूछा जाता है। तो बड़े प्रश्न यहाँ से दो बनते हैं। एक तो ये आ गया जो मैंने सामने लिख दिया रुद्धोष्म विचुंबकन वाला, और एक यहाँ पर बनता है मैक्सवेल के जो उष्मागतिकी संबंध है वो। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन जो वो लगभग हर बार पूछा जाता है, दोनों में से किसी एक को लगभग पूछ लिया जाता है, क्योंकि यूनिट जो है इसमें 4-5 ही टॉपिक आते हैं और इनमें ये दो बड़े टॉपिक है, एक तो ये और एक जो अपने मैक्सवेल के जो संबंध व्युत्पन्न किए थे गणितीय विधि से जो किए थे, इससे लास्ट जो टॉपिक था जहाँ अनुप्रयोग पढ़े थे उससे जस्ट पहले वाला, तो एक तो वो टॉपिक और एक ये, इन्हें एग्जाम में पूछा जा सकता है और 5 नंबर का यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो आप लोग याद रखना है इसके अंदर कि रुद्धोष्म विचुंबकन जो है ये शीतलन कैसे होता है। तो सबसे पहले तो आप लोग इसके अंदर बता दोगे कि सबसे पहले तो क्या होता है, जूल थॉम्सन प्रभाव होता है, उससे अपने ताप तो कम कर सकते हैं परंतु ताप जो है उसका मान क्या प्राप्त होता है, अपने को काफ़ी कम प्राप्त होता है। कितना? 0.82 केल्विन तक प्राप्त होता है। परंतु इसके बाद में दो वैज्ञानिक आए, डी हास और वीर समा नहीं थे भी, कोई दो वैज्ञानिक और थे, एक तो था डिवाई और एक जो था गाउक। ठीक है। एक तो डिवाई था और एक कौन था? गाउक था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रुद्धोष्म
विचुंबकन किया अनुचुंबकीय पदार्थ का और कितना ताप प्राप्त कर लिया था, 0.82 केल्विन प्राप्त कर लिया। इसके बाद में दो वैज्ञानिक और आए, एक तो गाउक था जो पीछे वाला था और एक था डोगाल। इन्होंने क्या किया, GdSO4 गैडोलियम सल्फेट जो है उसे काम में लिया और कितना कम ताप प्राप्त कर लिया, 0.25 केल्विन प्राप्त कर लिया। इसके बाद में वैज्ञानिक आते हैं कौन, डी हास और वियर्समा। इन्होंने क्या किया, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट को काम में लिया और 0.002 केल्विन ताप जो है वो प्राप्त कर लिया। इसके अलावा भी वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसके अलावा भी वैज्ञानिकों ने परमाणु का जो नाभिक है इसे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी सहायता से चुंबकित किया और विचुंबकित किया, जिससे ताप जो है वो कितना प्राप्त कर लिया, 10⁻⁻6 केल्विन प्राप्त कर लिया। ठीक है, ये तो इसकी बेसिक बात है, बिल्कुल शुरुआत की बात है। अब अपने देखते हैं कैसा उपकरण काम में लिया जाता है और किस विधि को यहाँ पर काम में लिया जाता है और गणितीय गणना इसकी किस प्रकार अपने करते हैं। ठीक है, तो अब अपने इसकी बात कर लेते हैं संरचना की कि उपकरण जो है वो किस प्रकार से अपने इसमें बना होता है। ठीक है, यांत्रिक व्यवस्था इसमें देखते हैं। वैज्ञानिकों के नाम याद रख लेना एक तो, और एक टेम्परेचर जो है उसे याद रख लेना, या फिर आप लोग ये करना कि एक तो उन्होंने जो पदार्थ काम में लिया उसे याद रख लेना और टेम्परेचर कितना कम किया है उसे याद रख लेना। कुछ तो आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आप थ्योरी में लिखोगे क्या। तो देखो संरचना जो है उसमें क्या क्या आता है। संरचना के अंदर इसमें क्या होता है कि एक कांच की नलिका होती है। इस प्रकार से इसमें क्या होता है, एक कांच की नली होती है, कांच की नली ए होती है। ये एक कांच की नली है और नली को लिख देते हैं, ये कांच की नली जो है ये क्या है, ए है, कांच की नली ए। और ऊपर से ये किससे जुड़ी रहती है, ये नली जो है वो टी आकार की होती है, टी आकार की नली होती है ये, और ये ऊपर से इस तरीके से होती है। एक साइड ये निर्वात पंप से जुड़ी रहती है और एक साइड ये हीलियम कक्ष से जुड़ी रहती है। ठीक है, तो एक साइड तो ये निर्वात पंप से जुड़ी रहेगी और एक साइड ये किससे जुड़ी रहेगी, हीलियम कक्ष से जुड़ी रहती है। और जो अपने पास में अनुचुंबकीय पदार्थ होता है वो इसी नली ए के अंदर रखा जाता है। ठीक है, और इस नली ए को अपने एक अन्य पात्र के अंदर रखते हैं। जो पात्र किससे भरा रहता है, ये पात्र भरा रहता है हीलियम से भरा रहता है। ठीक है, और फ्लास्क जो है वो अपने काम में लेते हैं, उस फ्लास्क का नाम होता है ड्यूअर फ्लास्क। एक ड्यूअर फ्लास्क काम में लेते हैं। ये जो अपने यहाँ बना रहे हैं ये क्या है, ये एक ड्यूअर, नाम लिख देता हूँ, ड्यूअर फ्लास्क। ठीक है, ड्यूअर फ्लास्क होता है ये। इस फ्लास्क में क्या भरी रहती है, इस फ्लास्क में भरी रहती है हीलियम। फ्लास्क जो है वो किससे भर देते हैं, हीलियम से भर देते हैं। द्रव हीलियम है ये। पूरे कंप्लीट फ्लास्क को अपने किससे भर दिया है, द्रव हीलियम से भर दिया। ध्यान रखना फ्लास्क जो है वो किस प्रकार का लिया है, अपने ड्यूअर फ्लास्क को लिया है। और ये जो पात्र है इसे उठा करके एक अन्य पात्र में रख देते हैं और वो पात्र जो है वो हाइड्रोजन से भरा रहता है। द्रव हाइड्रोजन से भरे हुए एक अन्य फ्लास्क में क्या कर देते हैं, इसमें रख देते हैं। ठीक है, ये जो अपने पास में व्यवस्था है इसे उठाते हैं और कहाँ ले जाते हैं, इसे ले जाते हैं एक अन्य पात्र में। और वो जो अन्य पात्र है वो किससे भरा रहता है, वो अन्य पात्र भरा रहता है द्रव हीलियम से। ये अन्य पात्र है। ये हाइड्रोजन से भरा रहता है, भी द्रव हाइड्रोजन से। और जो नलिका ए अपने बना रखी है, ये नलिका ए जो बना रखी है इसके अंदर अपने अनुचुंबकीय पदार्थ का प्रतिदर्श या सैंपल जिसे अपने बोलते हैं, उस प्रतिदर्श को अपने
इस नलिका ए के अंदर जो है वो रख देते हैं। ठीक है, नलिका ए जो है इसमें अपने अनुचुंबकीय पदार्थ का प्रतिदर्श लेते हैं और इसके अंदर रख देते हैं। और इसके अलावा अपने क्या कर देते हैं, इसके ऊपर कुंडलियाँ लपेट देते हैं, जिससे क्या हो अपने इसको चुंबकित और विचुंबकित कर सकें पदार्थ को। और इसके अलावा अपने क्या करते हैं, यहाँ पर हीलियम कक्ष से इसका संपर्क कर देते हैं और निर्वात पंप से इसका संपर्क कर देते हैं। और ये नलिका जो है टी आकार की एक नलिका होती है। इसे उठा करके अपने कहाँ रखते हैं, एक ड्यूअर फ्लास्क में रखते हैं। और ये फ्लास्क जो है अंदर से इसके अंदर क्या भरा रहता है, अंदर से इसके अंदर द्रव हीलियम जो है उससे भरा रहता है। ठीक है, इसमें लिख देता हूँ ये सारी बातें कि इसमें कौन किससे भरा रहता है। तो ये जो है ये भरा रहता है द्रव हीलियम से, और ये भरा रहता है द्रव हाइड्रोजन से। ठीक है, ये द्रव हाइड्रोजन से भरा हुआ है। और ये अपने पास में क्या है, एक ड्यूअर फ्लास्क है। और अनुचुंबकीय पदार्थ जो है उसका सैंपल अपने यहाँ इसमें रख देते हैं। यहाँ लिख देता हूँ अनुचुंबकीय पदार्थ का सैंपल या अनुचुंबकीय लवण, अनुचुंबकीय लवण या अनुचुंबकीय प्रतिदर्श आप लोग बोल सकते हो, प्रतिदर्श या सैंपल या नमूना आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर एक तापमापक कुंडली भी लगी रहती है, एक तापमापक कुंडली लगी रहती है अभी, जिसकी सहायता से अपने क्या किया जाता है, ताप जो है वो मापा जाता है। ठीक है, ताप मापने के लिए यहाँ पर इसमें क्या लगी रहती है, एक तापमापक कुंडली लगी रहती है। ये क्या है, एक तापमापक कुंडली है, तापमापक कुंडली है। और ये जो उपकरण है इसे अपने क्या किया जाता है, शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखा जाता है। इस उपकरण को अपने क्या कर देते हैं, शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव N और S के मध्य रख देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है ये N और S जो है उसके मध्य रख दी जाती है। ठीक है, N और S के इसे मध्य अपने रख देते हैं। तो ये क्या होती है, इसकी यांत्रिक व्यवस्था होती है। और इसके अलावा अपने नलिका ए के ऊपर मैंने आपको बता दिया कुंडलियाँ लपेटी रहती है, जिससे अपने क्या करते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति जो है इसको माप लेते हैं। और बाकी सारी व्यवस्था जो है उपकरण में अपने सामने दिखा दी गई है। ये जो नलिका ए है इसके ऊपर अपने कुंडलियाँ लपेटते हैं। और वो कुंडलियाँ किसका काम करती है, वो कुंडलियाँ काम करती है चुंबकीय प्रवृत्ति को मापने का, चुंबकीय प्रवृत्ति काई को मापने का। ठीक है, आप लोग जानते हो काई जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, टी के। तो ये सारी बातें इसमें आती है। फिर से आपको कंप्लीट डायग्राम बता देता हूँ कि डायग्राम के अंदर क्या होता है, अपने पास में क्या होता है, एक टी आकार की नलिका होती है। सामने जो ए नलिका है ये किस आकार की है, टी आकार की नलिका है। इस नलिका के अंदर क्या होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ का सैंपल या प्रतिदर्श जो है, नमूना जो है वो रखा जाता है। और इसके ऊपर क्या कर दी जाती है, कुंडलियाँ लपेट दी जाती है। कुंडलियाँ क्या काम में आएगी, चुंबकीय प्रवृत्ति का मापन करने के काम में आएगी। और ये जो ऊपर से अपने इसे क्या कर देते हैं, दो नलिकाओं से जोड़ देते हैं। एक नलिका जाती है निर्वात कक्ष को, और जो दूसरी नलिका है वो किस ओर जाती है, दूसरी नलिका जाती है हीलियम कक्ष की ओर। तो हीलियम कक्ष की ओर जाती है एक नलिका, तो और एक नलिका जाती है निर्वात पंप की ओर। निर्वात पंप जो है ये क्या काम में आता है, हीलियम कक्ष क्या काम में आता है, इसकी विधि में अपने पढ़ेंगे। और इसे उठा करके अपने किस में रखते हैं, एक ड्यूअर फ्लास्क में रखते हैं। ये यहाँ पर जो लगा हुआ है, ये जो लगा हुआ है ये क्या है, एक ड्यूअर फ्लास्क है। ठीक है, ये कंप्लीट जो है ये वाला ये क्या है, एक ड्यूअर फ्लास्क है। और इस ड्यूअर फ्लास्क के अंदर क्या किया जाता है, ड्यूअर फ्लास्क के अंदर अपने द्रव हीलियम भर दी जाती है। द्रव हीलियम अपने इसमें भर देंगे और इसको उठा करके भी अपने क्या करते हैं, एक अन्य पात्र में रखते हैं। और वो जो अन्य पात्र है उसमें क्या भरा रहता है, उसमें भरा रहता है द्रव हाइड्रोजन। तो एक तरफ अपने द्रव हीलियम भर दिया, एक तरफ अपने क्या कर दिया, द्रव हाइड्रोजन भर दिया। जिससे क्या होता है, जिससे ताप प्रवणता बनी रहती है। इससे क्या होता है, ताप प्रवणता बनी रहती है। ये जो अपने अलग अलग ताप इसमें रखें, इससे ताप प्रवणता बनी रहेगी। ताप प्रवणता बनी रहने से क्या होगा कि अपने इसके अंदर जो अनुचुंबकीय पदार्थ है वो जो है वो सीधा वातावरण के ताप के संपर्क में नहीं आ पाता। जो वातावरण का ताप है उसके संपर्क में ये नहीं आ पाता है। ठीक है, वातावरण के संपर्क में नहीं आ पाएगा क्योंकि आपको पता है कि अपने ताप उत्पन्न कर रहे हैं बिल्कुल कम, 0.002 केल्विन की 0.002 केल्विन या 10⁻⁻⁶ 10⁻⁻3 इतना कम अपने टेम्परेचर उत्पन्न कर रहे हैं। और ये इतना कम टेम्परेचर अगर वातावरण के संपर्क में आएगा तो फिर से क्या होगा, ताप जो है वो बढ़ जाएगा। इसलिए अपनी ताप प्रवणता को रोकने के लिए इसे ड्यूअर फ्लास्क में रखा है, जिसमें एक तरफ अपने हीलियम भर दी गई है और एक तरफ अपने क्या है,
हाइड्रोजन भरी है और इसे अन्य पात्र में रखा है जिसमें क्या है, हाइड्रोजन भरी हुई है, और पूरे उपकरण को अपने N और S जो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव है उनके मध्य रखा गया है। ये चुंबकीय ध्रुव क्या करेंगे, इसको चुंबकित और विचुंबकित करने का काम करेंगे। ध्यान रखना, N और S चुंबकित विचुंबकित करने के काम आएंगे। जो कुंडली लपेटी गई है A के ऊपर, वो चुंबकीय प्रवृत्ति के मापन के काम में आएगी, ठीक है। और ड्यूअर फ्लास्क में जो हीलियम भरी है और इसे उठा करके जहां आपने रखा है हाइड्रोजन, ये किस काम में आता है, ये ताप प्रवणता उत्पन्न करने के काम में आता है। अब अपने काम की बात करते हैं और वो आती है इसकी विधि कि ये काम किस प्रकार से करता है, ठीक है। ये जो अपना उपकरण है ये काम जो है वो किस प्रकार से करेगा। तो सबसे पहले देखिए उपकरण के अंदर क्या किया जाता है। सबसे पहले अपने इसके अंदर जो कांच की नलिका A है, इसमें द्रव हीलियम को सबसे पहले प्रवाहित किया जाता है। इस साइड देखिए द्रव हीलियम जो है यहाँ से क्या किया जाता है, सबसे पहले कांच की जो नलिका है इसमें द्रव हीलियम को प्रवाहित किया जाएगा। तो यहाँ अपने क्या करेंगे, द्रव हीलियम को प्रवाहित करेंगे। जब आप लोग इसमें द्रव हीलियम प्रवाहित करोगे तो आपको पता है कि हीलियम जो है उसका ताप कम होता है। द्रव अवस्था में तो उसका ताप क्या होगा, बिल्कुल कम होगा, तभी तो हीलियम द्रव अवस्था में है, वरना हीलियम को तो द्रवित करना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। आपने हीलियम हाइड्रोजन का द्रवण पढ़ा होगा उस बुक के अंदर, तो आपने देखा है कि हाइड्रोजन और हीलियम को द्रवित करना काफ़ी मुश्किल है। वहाँ से द्रवित करने के बाद में इसे काम में लिया गया है इस जगह, ठीक है। वो जो आपने डायग्राम बनाए हैं वहाँ से हाइड्रोजन और हीलियम जो है उन्हें द्रवित किया जाता है और उस हीलियम को क्या किया जाता है, यहाँ से इस नलिका में प्रवाहित किया जाता है। इससे क्या होगा, इससे ये जो नलिका A है, ये कंप्लीट नलिका A है, इसमें जो आपने सैंपल भर रखा है, जो प्रतिदर्श आपने भर रखा है, इसका ताप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम होकर के किसके बराबर हो जाएगा, इस सैंपल का ताप जो है वो बराबर हो जाएगा द्रव हीलियम के बराबर। द्रव हीलियम के क्या हो गया, ये बराबर हो गया। अब क्या किया जाता है, अब पदार्थ जो है उसे किया जाता है चुंबकित, ठीक है। सबसे पहले चुंबकित किया जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ को। जैसे ही आप इसे चुंबकित करते हो तो ताप जो है, ताप का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे ही ताप का मान बढ़ेगा, आपको पता है कि हीलियम जो है वो कुछ एक हीलियम जो है कौन सी अवस्था में आ जाएगी, गैस अवस्था में आ जाएगी द्रव अवस्था से, ठीक है। ताप वृद्धि के कारण कुछ हीलियम जो है वो किस में बदल जाएगी, गैस में बदल जाएगी। और अब अपने कौन काम में आएगा, अब अपने काम में आ जाएगा, अब अपने काम में आएगा निर्वात पंप। और निर्वात पंप की सहायता से क्या किया जाता है, निर्वात पंप की सहायता से यहाँ जो हाइड्रोजन द्रव अवस्था में और जो गैस अवस्था में है, तो द्रव अवस्था वाली तो अपनी हीलियम है ही, जो गैस अवस्था वाली हीलियम है जो गैस अवस्था में बदल गई है। क्यों बदल गई है, क्योंकि यहाँ सबसे पहले अपने क्या कर रहे हैं कि हीलियम है उसे अनुचुंबकीय पदार्थ के संपर्क में लेकर के आए, इसका ताप ज़्यादा है, हीलियम का ताप कम है, जिससे ये जो अनुचुंबकीय पदार्थ है इसका ताप हीलियम के बराबर आएगा। हीलियम के बराबर आएगा तो ऊष्मा पा करके कुछ एक द्रव हीलियम जो है वो किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। जब द्रव हीलियम गैस में बदल जाएगा तो वो गैस में बदलने के बाद में निर्वात पंप को काम में लेंगे और निर्वात पंप की सहायता से जो द्रव हीलियम अपने पास में उसे क्या किया जाता है, इस नलिका से बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। जब वो यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाएगा उसके कुछ समय बाद अपने क्या किया जाता है, पदार्थ को विचुंबकित किया जाता है। जैसे ही आप लोग पदार्थ को विचुंबकित करते हो ताप का मान अचानक से बिल्कुल कम हो जाता है, ठीक है। और इसकी सहायता से अपने लगभग कितना ताप कम किया जा सकता है, 10⁻³ केल्विन ताप जो है वो अब तक कम प्राप्त किया जा चुका है, ठीक है। अब बिल्कुल कम ताप की बात की जाए कि कितना कम ताप जो है अपने इससे प्राप्त कर चुके हैं अब तक, तो 10⁻³ केल्विन ताप जो वो अपने इसकी सहायता से प्राप्त कर चुके हैं। अब अपने बात कर लेते हैं इसकी गणितीय गणना की कि रुद्धोष्म विचुंबकन जो है इसको ऊष्मागतिकी जो है उसकी सहायता से कैसे अपने पढ़ते हैं। तो देखिए रुद्धोष्म विचुंबकन की ऊष्मागतिकी अपना टॉपिक है, रुद्धोष्म विचुंबकन की ऊष्मागतिकी। रुद्धोष्म विचुंबकन की ऊष्मागतिकी, ठीक है। देखो अपने पास में अनुचुंबकीय पदार्थ है नलिका A में और अपने क्या करते हैं, अपने चुंबकीय क्षेत्र B आरोपित करते हैं जिससे चुंबकन तीव्रता I प्रेरित हो जाती है। तो अनुचुंबकीय लवण पर किया गया कार्य देखिए कितना आएगा, अनुचुंबकीय लवण पर
किया गया कार्य, ये आएगा dW इक्वल BDI। कितना आएगा? ये आएगा dW इक्वल BDI। अब अपनी बात करते हैं पदार्थ द्वारा किए गए कार्य की। तो पदार्थ द्वारा किया गया कार्य देखिए कितना आएगा। पदार्थ द्वारा किया गया कार्य, देखिए इसे फिर से, अपने यहाँ तो है पदार्थ पर किया गया कार्य और ये है पदार्थ द्वारा किया गया कार्य। ऊपर वाला पदार्थ पर किया गया कार्य है और नीचे जो लिखा है हम लोगों ने, ये क्या लिखा है? ये लिखा है पदार्थ द्वारा किया गया कार्य। ये आएगा dW इक्वल माइनस का BDI। ध्यान रखना, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, निकाय पर किया गया कार्य, निकाय द्वारा किया गया कार्य। आप लोगों ने जो पढ़ा है उसका उल्टा रिजल्ट शायद आपको ये दिखाई दे रहा हो। ठीक है, क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि रुद्धोष्म प्रक्रम की बात कर रहे हैं और रुद्धोष्म प्रक्रम में dQ जो है वो कितना होता है? 0 होता है। ये सारी बातें हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए dW कितना आएगा? dW आएगा माइनस का BDI। अब अपने बात करते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। ठीक है, अब अपने किसकी बात करते हैं? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की बात करते हैं। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है वो आपको क्या बताता है? वो बताता है dQ किसके बराबर? du प्लस dW के बराबर। जो अपना dQ है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है du प्लस dW के, यानी निकाय को दी गई ऊष्मा जो है वो दो भागों में चली जाती है। एक तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है और दूसरा निकाय के कार्य के अंदर क्या हो जाती है? खर्च हो जाती है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से dQ किसके बराबर? du प्लस dW के बराबर। dW का मान अपने कहाँ से लेकर के आते हैं? यहाँ से लेकर के आते हैं। तो dQ किसके बराबर? du प्लस की जगह क्या आएगा? माइनस और BDI। ये अपने पास में समीकरण बनती है एक। dQ इक्वल du माइनस का BDI। आप लोग जो सामान्य समीकरण जानते हो, सामान्य आप लोगों ने जो समीकरण पढ़ी है वो क्या होती है? वो होती है dQ बराबर du प्लस PdV। सामान्यतः आप लोग ये समीकरण पढ़ते आए हो और ये समीकरण क्या है? ये समीकरण है dQ बराबर du माइनस BDI। यहाँ से आप लोग अगर दोनों समीकरणों की तुलना करो तो दोनों समीकरणों की तुलना करने पर आप लोग देख सकते हो कि ये जो समीकरण अपने पास में प्राप्त हुई है, ये समीकरण उसमें जो अपने निकाय होता है उसकी व्याख्या अपने किसके द्वारा करते हैं? ऊष्मागतिकी निकाय की अपने व्याख्या करते हैं PVTS चरों के द्वारा। यहाँ जो चर आते हैं वो कौन से आते हैं? PVTS आते हैं। ये जो अपने ऊष्मीय निकाय जो है उसकी बात कर रहे हैं। और जो अपना चुंबकीय निकाय है इसके अंदर अपनी व्याख्या बस P और V की जगह कौन आ गया? B और I आ गया। और B भी किसका आ रहा है? माइनस का आ रहा है। यानी अगर आप लोग क्या कर दो? प्रतिस्थापित कर दो P को माइनस B से और V को I से अगर आप लोग प्रतिस्थापित कर दो तो आप लोग चुंबकीय निकाय की व्याख्या कर सकते हो, बिल्कुल किसकी तरह? जैसे आप लोगों ने किसकी व्याख्या की है? उसमें निकाय की व्याख्या की है। ठीक है, तो यहाँ एक तो ये आ जाता है। दूसरा आपको dQ बराबर तो पता ही है, dQ बराबर क्या होता है? TdS होता है। dQ किसके बराबर होता है? TdS के बराबर होता है। तो T और S को तो अपने बदलना ही नहीं है, अपने सिर्फ किसको बदलना है? P को माइनस B से और V को बदलना है I से। तो ये बात आप लोग इसके अंदर याद रखोगे। ठीक है, अपने आगे बढ़ते हैं और आगे अपने क्या करते हैं? मैक्सवेल की समीकरण काम में लेते हैं। और मैक्सवेल की कौन सी समीकरण काम में लेते हैं? मैक्सवेल की तीसरी समीकरण जो है उसे काम में लेते हैं। देखिए मैक्सवेल की तीसरी समीकरण, मैक्सवेल की चार समीकरणों में जो तीसरी समीकरण है वो देखिए क्या होती है? तीसरी समीकरण होती है डेल T बटा डेल P और यहाँ क्या आता है? S आता है। क्या आता है? डेल T अपॉन डेल P और S और बराबर आता है डेल V अपॉन डेल S, डेल V अपॉन डेल S और बाहर क्या आता है? इसके P आता है। डेल V अपॉन डेल S और बाहर क्या आता है? P आता है। ये अपने पास में क्या है? मैक्सवेल की तर्कीय समीकरण है। इसे अपने क्या करते हैं? ऊपर और नीचे T से मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करते हैं? T से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो ये बनती है डेल T अपॉन डेल P और S किसके बराबर आती है? ये आते हैं T डेल V अपॉन डेल Q और P के बराबर आती है। ये बन जाती है T और डेल V अपॉन डेल Q और बाहर क्या आता है? अपने इसमें P आता है। इसके अंदर जो बचा हुआ पार्ट अपने इसका है उसे अपने
कल की जो क्लास रहेगी उसके अंदर कंप्लीट पढ़ेंगे, क्योंकि टॉपिक अपना काफ़ी बाकी पढ़ा है ये। तो ये कंप्लीट टॉपिक जितना मैंने पढ़ाया है उसे पढ़ लेना, और इसकी बची हुई कैलकुलेशन अपने कल करेंगे और देखेंगे ताप जो है वो किस प्रकार से कम कर सकते हैं।